हेलो साथियों, नमस्कार। मैं एस राना स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मायापुर क्लासेस पर। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं हिंदी का एक फर्स्ट टॉपिक, और ये वीडियो हम ऑल इन वन बेस पे बना रहे हैं आने वाले उत्तराखंड एसआई, ग्रुप सी और जनरल सिलेबस के सभी एग्जामों को लेकर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रम से भाषा व लिपि। फिर हम उसके बाद देखेंगे भाषा का विकास, फिर हम देखेंगे लिपि का विकास, फिर भाषा का संवैधानिक विकास, और बाद में भाषा को लेकर बनाए गए आयोग, समय समय पर जो आयोग बनाए गए गवर्नमेंट ने, सब हम इसके अंदर देखेंगे। आपको पैसेंस रखना है, धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना है, एक कलम और नोटबुक अपनी हाथ में लेकर बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। भाषा क्या है? अगर हम बात करें भाषा के बारे में, तो दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे भाषा कहते हैं। दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों को जिस माध्यम की आवश्यकता होती है अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हमारे द्वारा कहा गया, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, इसमें हमने क्या कहा? हमने ये कुछ भाषा कही, और ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। राम स्कूल गया, हिंदी भाषा है। जबकि हम बात करते हैं, जैसे हम देखिए इसमें भाषा के अंदर, राम स्कूल जाता है, जब हमने ये मौखिक रूप से कहा राम स्कूल जाता है, तो ये एक भाषा थी। वहीं जब हम इसे लिखित रूप में इंगित करते हैं, तो ये अपने आप में एक लिपि है। यानी अगर हम कहते हैं कि भाषा, तो भाषा क्या है? भाषा है जो बोलने के लिए, प्रकट करने के लिए हमने प्रयोग में लाई है। यानी भाषा मौखिक होती है और भाषा श्रव्य होती है, यानी भाषा को सुना जा सकता है और भाषा को मौखिक रूप से बोला जा सकता है। लेकिन लिपि की अगर हम बात करें, तो लिपि अपने आप में लिखित होती है। राम स्कूल जाता है, ये हमने लिपि लिखी, और कौन सी लिपि लिखी? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है ये? अपने आप में देवनागरी लिपि है। बात करते हैं लिपि की, तो लिपि को हम अगर और अच्छे से समझे, लिपि क्या है? लिपि के अंदर हम देखें तो लिपि ये चीज है कि दो या कोई भी भाषा, मतलब कोई भी भाषा या कोई भी ध्वनि चिन्हों को इंगित करने के लिए या उन्हें लिखित रूप में निर्देशित करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को या जिन चिन्हों की हमें आवश्यकता होती है, उन्हें लिपि कहते हैं। सरल भाषा में समझें, कुल मिलाकर किसी भी भाषा को लिखित रूप में इंगित करने के लिए जिन चिन्हों की हमें आवश्यकता होती है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि ये राम स्कूल जाता है, ये अपने आप में क्या है? ये एक भाषा है। लेकिन जब हमने ये लिखित रूप में हमने डाला, तो ये है देवनागरी लिपि है अपने आप। जैसे हमने कहा राम गो टू स्कूल, तो राम गो टू स्कूल क्या है अपने आप में? ये एक भाषा है, इंग्लिश भाषा है। लेकिन हम इसे अगर हम लिखित रूप में लिखें, राम गो टू स्कूल, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी? ये लिपि हो जाएगी। और कौन सी लिपि हो जाएगी? रोमन लिपि हो जाएगी। ये अपने आप में रोमन लिपि हो जाएगी। यानी ये भाषा व लिपि आपको समझ में आना चाहिए कि भाषा क्या है और लिपि क्या है। अब हम बात करते हैं भाषाएं भी कई प्रकार की हैं। जैसे हमने कहा भाषा में, हमने कहा लोक भाषा। लोक भाषा किसे कहते हैं? तो हमारे जो लौकिक साहित्य के अंदर, या हम एक प्रकार से कह सकते हैं हमारी लोकोक्तियां, हमारी मातृत्व भाषा या हमारी मातृभाषा, या हमारी लोक कथाएं, लोकगीत, लोक कहानियां, ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये सब हमारी जो है लोक भाषा में ज्यादातर मिलती है। इसे लोक भाषा कहते हैं। जैसे हमने अपने उत्तराखंड के कल्चर में, चाहे गढ़वाल में हो, कुमाऊं में हो, जौनसार में हो, यहाँ के लौकिक गीत, हमने लौकिक संगीत को यहाँ का सुना, तो वो सब लौकिक भाषा कहलाती है। लेकिन हम कहें यहीं पर कि राजभाषा क्या है? आप शब्दों को समझो, लोक भाषा और राजभाषा में डिफरेंस क्या है। हमने राजभाषा को कहा, राजभाषा क्या है? तो राजभाषा अपने आप में क्या होती है? राजकाजी भाषा। राजकाजी भाषा से क्या मतलब बनता है? जैसे सपोज करो, आपके सरकारी कार्यालयों में, चाहे वो विभागों में हो, आयोगों में हो, विधानमंडल में हो, सचिवालय में हो, इन सब में जो भी सरकारी कामकाज की भाषा है, वो एक राजभाषा है। यानी कोई भी राज्य अपने राज्य के अंदर क्या है, जिस भाषा को सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाता है, वो है उस राज्य की राजभाषा होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी। हमारे उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी। जबकि देश की भी हमारे राजभाषा क्या है अपने आप में? हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। एक भाषा और यहाँ पर हम लोग समझेंगे, शास्त्रीय भाषा, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज कह देते हैं। लोक भाषा समझा, राजभाषा समझा, और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषा क्या है या क्लासिकल लैंग्वेज क्या है। क्लासिकल लैंग्वेज को आप अगर समझे, तो 1500 से 2000 वर्ष पूर्व, यानी हर किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिलेगा। 1500 से 2000 वर्ष पूर्व जो पुरानी राजभाषा है, पुरानी जो भाषा है, जिसमें शास्त्रों का रचना हुई है, जिसमें शास्त्र लिखे गए हैं, उसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उस भाषा को हम लोग क्या कह देते हैं? शास्त्रीय भाषा कह देते हैं, या फिर क्लासिकल लैंग्वेज कह देते हैं। अभी हाल ही में करंट में, पिछले एक वीक पहले ही अभी क्या हुआ है, 5 नई राजभाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, या आप कह सकते हो 5 भाषाओं को किसका दर्जा मिला है? आपके शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, क्लासिकल लैंग्वेज का। हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी है वो भाषाएं, और हमारे पास कुल कितनी भाषाएं। हम अगर बात करें उत्तराखंड में नहीं, सॉरी, पूरे भारत के अंदर कुल जो है पूर्व तक हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, 6 कैसी शास्त्रीय भाषाएं थी। उनमें हम नंबर से गिनते हुए चले। नंबर 1 तमिलनाडु के अंदर तमिल,
2004 में सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था तमिल को मिला था, और वो कहाँ पर थी, आपकी तमिलनाडु के अंदर। नंबर 2 संस्कृत। संस्कृत को हम यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा क्या है, संस्कृत। 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं हम लोग कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में जो है कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। 1 तमिल, 2 संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, हो गई 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलयालम। केरल के अंदर मलयालम 2013 में इसको क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। और नंबर 6 बात करते हैं उड़िया, और नंबर 6 उड़िया 2014 में जो है उड़िया को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। यानी वर्तमान जस्ट पहले तक हमारे पास सिर्फ 6 शास्त्रीय भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। उन्हें भी देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र मराठी, जिसे अभी हाल ही में आपका जो है ये चल रहा है, अक्टूबर 2024 में दर्जा मिला है महाराष्ट्र की मराठी। नंबर 2 पाली। नंबर 3 प्राकृत, प्राचीन भाषा है पाली और प्राकृत, जिन्हें क्या मिला है, आपकी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। नंबर 4 पश्चिम बंगाल में बांग्ला, बांग्ला को दर्जा मिला है। और नंबर 5 असम की असम। तो यानी 5 और नई भाषाएं जोड़कर हमारे पास 6 और 5 कितनी हो चुकी हैं, 11 हमारे पास शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। यानी वर्तमान में हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 11 शास्त्रीय भाषाएं या 11 क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, भाषा पढ़ा, लिपि पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है भाषा का विकास। हम लोग देखते हैं भाषा का विकास। भाषा का विकास में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले जो भाषा हमारी हिंदी हो, चाहे पाली हो, चाहे प्राकृत हो, इन सबकी जननी जिसे कहा जाता है वो भाषा कौन सी है, संस्कृत है। कौन सी भाषा है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, और संस्कृत भाषाओं से इन भाषाओं की उत्पत्ति है। कुछ इस प्रकार से हम इन्हें देखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम लोगों को देखनी है वैदिक संस्कृत। क्या है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत किसे कहा जाता है, दरअसल जब संस्कृत थी तो उस संस्कृत की अवधि में एक समय पर क्या हुआ कि वेदों की रचनाएं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, इन सबकी जिस दौरान रचनाएं हुई उस संस्कृत को हमने क्या नाम दिया, वैदिक संस्कृत दिया। क्यों, इसमें वेदों की रचनाएं हो रही थी, इस कारण से वैदिक संस्कृत का नाम दिया गया। और इसकी समय अवधि थी आपकी 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक। कितनी थी, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत की अवधि थी। फिर हमने दूसरे नंबर 2 पढ़ा, 2 भाग में लौकिक संस्कृत। क्या कहा गया है इसे, दूसरा भाग इसका लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या है, क्यों नाम पड़ा लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत कहा जाता है जिसमें लौकिक महाकाव्यों की रचनाएं हुई। उसमें आपकी रामायण, उसमें आपकी महाभारत, उसमें आपकी जो है अष्टाध्यायी की पांडे की कुछ इसी भाषा में लिखी हुई है। तो यानी कि हमें ध्यान रखना है लौकिक संस्कृत के अंदर रामायण, महाभारत और पांडे की अष्टाध्यायी की रचना हुई। और इसकी अगर हम समय अवधि देखते हैं तो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, ये थी आपकी लौकिक संस्कृत। यहाँ पर संस्कृत को हमने 2 भागों में देखा, वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचनाएं हुई, लौकिक संस्कृत जिसमें लौकिक ग्रंथों की रचनाएं। आगे बढ़े हम लौकिक संस्कृत से आगे आए और हमारे पास जो भाषा निकल के आई उसे कहा गया पाली। पाली, उसे क्या कहा गया, पाली। पाली भाषा की बात करें तो ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक रही पाली भाषा। जो आपके बौद्ध ग्रंथ देखने को मिलते हैं वो पाली भाषा नहीं देते अधिकांश से। और पाली को जो है कुछ भाषा विद्वान जैसे प्रथम प्राकृत की संज्ञा भी देते हैं, इसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। पाली के बाद आगे आए हम लोग और आगे जो भाषा हमें मिली उस भाषा का नाम था प्राकृत। जैसे क्या था, प्राकृत। और प्राकृत भाषा की बात करें तो ये 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है इसे कहा गया है प्राकृत कहा गया है। ये अवधि जो थी प्राकृत भाषा की अवधि कही गई है, और इसे हम लोग भाषा विद्वान जो इसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं, इसे द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा प्राकृत के बाद हमारे पास आया अपभ्रंश। क्या आया, अपभ्रंश। अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश की समय अवधि हम देखते हैं तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक की जो समय पीरियड है इसे हमने कहा अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश को समझ लेते हैं, अपभ्रंश होता क्या है। सबसे पहली बात, कभी भी भाषा का टूट टूट कर छोटे रूप में आना इसे अपभ्रंश कहा जाता है। जैसे सपोज करो हम यहाँ पर एक डेमो के रूप में देखें संस्कृत। संस्कृत एक भाषा रही होगी, संस्कृत से आगे निकल के आई हमारे पास पाली, पाली से आगे निकल के आई प्राकृत, प्राकृत से आगे निकल के आई अपभ्रंश, अपभ्रंश से आगे निकल के आई हमारे पास हिंदी, अपभ्रंश से आगे निकल के आई। यानी सपोज करो संस्कृत में कोई शब्द था जिसका नाम था कर्ण, जिसका नाम क्या था, कर्ण। कर्ण को आगे चलकर क्या हो गया, कर्ण। कर्ण, पाली में कर्ण, कर्ण को आगे चल के क्या हो गया, कर्ण, प्राकृत में कर्ण, कर्ण का आगे चलकर क्या हो गया, कर्ण, कर्ण, अपभ्रंश में कर्ण, और फिर लास्ट में आकर क्या हो गया हिंदी में कान, कान। यानी जो ये आपका कर्ण था ये शुद्ध संस्कृत के अंदर कर्ण प्रयोग में हो रहा था, धीरे धीरे रूपांतरित होकर ये कान बन गया। इसी रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। यानी भाषा का इस प्रकार से टूटना अपने आप में अपभ्रंश कहलाता है। तो यहाँ पे समझ में आया अपभ्रंश क्या है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपभ्रंश के बाद हम लोग देखते हैं, अपभ्रंश के बाद हमारे पास आई आपकी आधुनिक हिंदी, आपकी हिंदी। और हिंदी की अवधि अगर हम बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर के और अभी अब तक की जो अवधि है, अभी अब तक की अवधि को हिंदी कहा गया। यानी हमने देखा भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे आदिम भाषा हिंदी की जननी, पाली प्राकृत सबकी जननी संस्कृत। उसके दो भाग बटे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से निकल के आई पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। इस प्रकार से आपकी भाषा हिंदी का विकास हुआ है। भाषा विद्वानों ने इनके चरणों को 3 चरणों में बांटा हुआ है। आपको ये शॉर्ट में लिख लेना है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, यहाँ पर आपको लिख लेना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसे क्या कहा गया है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, यानी ये वाली भाषा जो क्या है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्यों कही गई? जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर थी, उस समय जब आर्य यहाँ पर आए थे, तो सबसे पहले जब ये वाला समय पीरियड था, इसी में ये संस्कृत और इन ग्रंथों की रचनाएं हुई थी। इस कारण से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। जबकि हम बात करते हैं ये प्रथम प्राकृत से लेकर और तृतीय प्राकृत तक, ये बात ध्यान रखनी। अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? तृतीय प्राकृत कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा इसे कहा जाता है। नंबर 3 ये है आपका आधुनिक भारतीय आर्य, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इस प्रकार से कुछ हमारा क्या हुआ? भाषा का विकास हुआ है। अब हम नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिपि का विकास। भाषा का विकास हमने समझा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आपका लिपि का विकास। लिपि का विकास, तुम लोग बोलते रहो तो फिर वो नहीं हो रहा है। देखो नेक्स्ट हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं, लिपि का विकास। सबसे पहले हमने अभी समझा लिपि क्या है। लिपि अपने आप में क्या थी? भाषा को लिखित रूप में या ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप में इंगित करने के लिए, उन्हें चिन्हित करने के लिए हमें जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। एक प्रकार से आप ऐसे समझो, लिपि का विकास कैसे हुआ? ट्रिक में समझते हैं, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत ही बेहतरीन रूप से। देखो लिपि, सबसे पहले लिपि ऐसा नहीं कि आप सीधे अपनी लिपि पर पहुंच जाओ पढ़ाने पर। लिपि में देखो कुछ लिपियां देखो, कुछ लिपियों में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम एक लिपि देखते हैं सबसे प्राचीन या समकालीन हमारी लिपियों की, सिंधु घाटी की लिपि। कौन सी लिपि है? सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी लिपि, ये लिपि कौन सी थी? अपने आप में सबसे प्राचीन लिपि थी। आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का काल रहा है। इस काल में जो है सिंधु घाटी की लिपि हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस लिपि को किसी कारणवश जो है पढ़ा नहीं जा सकता, या इसे आज तक जो पढ़ा नहीं जा सकता। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? ये लेफ्ट साइड से पहले राइट की ओर लिखी जाती है और फिर राइट साइड से जो है लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। सपोज करो कैसे, जैसे हमने लिखना शुरू करा ग, अब हम यहाँ से लिखेंगे च, छ, ज, झ, य। फिर हम यहाँ से लिखेंगे त, थ, द, ढ, ण। ये तो हम देवनागरी का प्रयोग कर रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि भाषा कैसे लिखी जाती है। पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। इस प्रकार से हमारी सिंधु घाटी की लिपि को माना गया है कि इस प्रकार से लिखी गई होगी। फिर नंबर 2 हम बात करते हैं, यहाँ पर एक लिपि है खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि है आपकी? खरोष्टी लिपि। अगर हम खरोष्टी लिपि की बात करें, सबसे पहले खरोष्टी लिपि हमने मध्यकाल तक भी देखा। अशोक के कुछ स्तंभ लेख भी हमें इसमें मिलते हैं, कुछ अन्य राजाओं के भी स्तंभ लेखों की या गुहा लेखों की जानकारी हमें मिलती है खरोष्टी में। खरोष्टी लिपि अपने आप में निश्चित या निष्क्रिय लिपि नहीं थी, ये 2 लिपियों से मिलकर बनी थी। और इसमें 2 लिपियां कौन कौन सी थी? एक थी अरमाइक और दूसरी थी आपकी इसके साथ में सीरियाई। इन 2 लिपियों से मिलकर बनी हुई लिपि कौन सी थी? आपकी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि की विशेषता ये है कि राइट साइड से जो है लेफ्ट साइड की ओर लिखी जाती है, राइट साइड से जो है लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, इसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। ठीक, हमें ये भी नहीं पढ़ना क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं अपनी लिपि, अपनी ब्राह्मी लिपि। हम आप बात करते हैं किस पर? अपनी लिपि, और इसका नाम है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि इसे समझते हैं अच्छे से कि ब्राह्मी लिपि हमारी है क्या, कैसे की जाती है, इसे पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि को कैसे समझना है। इसकी आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, अगर आपको याद रखना हो तो ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको याद रखना है उत्तर गुप्त सिद्ध कुटी, सिद्ध कुटी, उत्तर गुप्त सिद्ध कुटी, ये इसकी एक ट्रिक है। जैसे सपोज करो ब्राह्मी जो लिपि थी हमारी, ब्राह्मण ग्रंथ जो थे हमारे, सबसे प्राचीन जो लिपि है, जो देवनागरी शारदा सबकी जननी कही जाती है, तो लिपि की जननी ब्राह्मी कही जाती है। ब्राह्मी के 2 भागों में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मी को 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से थे? एक था इसका उत्तर भारत में उत्तरी ब्राह्मी, और दूसरा था दक्षिण भारत में दक्षिण ब्राह्मी, दक्षिण ब्राह्मी, दक्षिण ब्राह्मी। हमें यहाँ पर जो देखना है, उत्तर ब्राह्मी से निकलने वाली लिपि हमारी देवनागरी, हमारी राजस्थानी, गुजराती, कैथी, महाजनी, ये सब उत्तर ब्राह्मी से निकली है। जबकि दक्षिण भारत से निकली हुई लिपियां जो होती, दक्षिण ब्राह्मी से निकली हुई जो लिपियां थी, उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब दक्षिण ब्राह्मी से निकली हुई लिपियां हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आगे कैसे लिपि हुई। हमें जब अपनी लिपि पढ़नी है तो हमें देखना होगा उत्तर ब्राह्मी से। सबसे पहले हमें कहाँ से देखना होगा? उत्तर ब्राह्मी से कैसे कैसे लिपियों का विकास हुआ। अन्य चीजों को हम यहाँ पर कह देते हैं। उत्तर ब्राह्मी, उत्तर ब्राह्मी से हम अगर बात करें, ये ट्रिक ध्यान रखना है आप लोग, उत्तर ब्राह्मी। दरअसल क्या था, ये उत्तर ब्राह्मी के बाद जो लिपि अपने आप में आगे आई और इस लिपि को कहा गया गुप्त लिपि। क्या निकल के आई इसमें से?
गुप्त लिपि, गुप्त काल में इस लिपि को क्या कहा गया? गुप्त लिपि। यानी जिस प्रकार हमने अपभ्रंश पढ़ा था उसी प्रकार लिपि में थोड़ा थोड़ा संशोधन होता चला गया, उसी में हमने इसे देखा। उत्तर ब्राह्मी से क्या हो गया? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद हमने देखा सिद्ध, ट्रिक हमारी क्या करी? सिद्ध। तो हम इसे कह सकते हैं सिद्ध मात्र का लिपि। गुप्त लिपि से कौन सी लिपि निकली? सिद्ध मात्र का लिपि निकल के आई। और सिद्ध मात्र का लिपि से आगे आई हमारे पास कौन सी लिपि? कुटिला लिपि। कुटिला लिपि, ये इस प्रकार से ध्यान रखना है, कुटिला लिपि। यानी सबसे पहले हमारे पास लिपि थी ब्राह्मी, ब्राह्मी उत्तर ब्राह्मी दक्षिण ब्राह्मी पढ़ा है। उत्तर ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से सिद्ध मात्र का लिपि, सिद्ध मात्र का लिपि से कुटिला लिपि। लास्ट में कुटिला लिपि भी अपने आप में दो भागों में बट गई। और वो दो भाग कौन कौन से थे? एक भाग था इसके अंदर नागरी और दूसरा था इसके अंदर सारवा, दूसरा था सारवा। हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें, नागरी लिपि से ही निकलने वाली हमारी लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी हमारी नागरी से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, देवनागरी को दक्षिण भारत में नंद नागरी कहा जाता है। इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बना के, देवनागरी को नंद नागरी। इसके अलावा गुजराती, इसके अलावा राजस्थानी, हालांकि इनकी लिपि भी अपने आप में क्या है? देवनागरी है, लेकिन ये सब किससे निकली है? नागरी से निकली है या देवनागरी। शारदा के अंदर अगर हम बात करें, शारदा के अंदर हम लोग देखेंगे लहंदा लिपि। शारदा के अंदर हम लोग देखेंगे लंडा लिपि। ये जो लंडा लिपि है यही जो थी आगे चल करके सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने इसी को परिवर्तन करके क्या बना दिया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु अंगद है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, उनके द्वारा ये किया गया। शारदा लिपि के अंदर ही है हमारे पास टाकरी लिपि। ये सब लिपि कहाँ से निकल के आई? शारदा के अंदर से निकल के आई। तो हमने यहाँ पर पढ़ा किस प्रकार से हमारी लिपि ब्राह्मी से उत्तर ब्राह्मी, गुप्त लिपि, सिद्ध मात्र का लिपि, कुटिला लिपि, ये दो भागों में बढ़ गई और फिर ऐसे ऐसे करके हमारे पास लिपि का विकास हमने देखा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाषा का संवैधानिक विकास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? भाषा का संवैधानिक विकास। आप लोग क्वेश्चंस रखिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और आगे बढ़ते हैं। भाषा का संवैधानिक विकास अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। भाषा का संवैधानिक विकास, भाषा का संवैधानिक विकास। सबसे पहली बात, सबसे फैक्ट यहीं से शुरू करेंगे। हमारी भाषा यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो हम लोगों को डेट ध्यान रखनी है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? संविधान सभा द्वारा ये राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। अब हम यहाँ पर पूछते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को सबसे पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हम बार बार हिंदी 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 कह रहे हैं, हमें यहाँ पर एक बात और नोट कर लेनी कि राजभाषाएं जो वर्तमान में हमारे देश के अंदर है वो कितनी है? 22 कुल राजभाषाएं। एक बार उन्हें भी एक झलक देख लेते हैं, सारी की सारी आपको एकदम याद हो जाएंगे। आपको लेकिन एक बार कंसंट्रेट होकर देखना होगा कि कहाँ कौन सी भाषा कहाँ। हम 22 की 22 राजभाषाओं को मैप में देखेंगे और आप लोग उसके सामने आपसे भी पूछेंगे इसके अंदर। ठीक, सबसे पहली बात नीचे से हम शुरू करते हैं। नंबर 1 तमिल। एक हमारे मतलब राजभाषाएं जो 22 राजभाषाएं वो हमें मैप में देखनी है। तमिलनाडु के अंदर। इससे आपकी एक चीज ये भी क्लियर हो जाएगी कौन सी राजभाषा किस राज्य के अंदर बोली जाती है। नंबर 1 तमिलनाडु के अंदर। नंबर 2 केरल मलयालम के अंदर। माइक तो खराब हो गया। नंबर 2 केरल मलयालम के अंदर। नंबर 3 कन्नड़ कर्नाटक के अंदर। नंबर 4 आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु। 4 तेलुगु। महाराष्ट्र के अंदर मराठी। 5 गोवा के अंदर कोंकणी। 6 गोवा के अंदर कोंकणी। 6 गुजरात के अंदर गुजराती। 7 फिर हम इधर बढ़े, उड़ीसा के अंदर उड़िया। 8 छत्तीसगढ़ के अंदर संथाली। 9 फिर पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली। 10 हो गई। फिर हम इधर आए मणिपुर के अंदर मणिपुरी। 11 असम के अंदर असमिया। 12 असम के अंदर एक और है बोडो। कितनी हो गई? 13 बिहार में आ गए। बिहार के अंदर एक ही है मैथिली। 14 बिहार की मैथिली इंपोर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी के अंदर जो 17 बोलियां हैं उनमें से एकमात्र बोली है जिसे क्या है राजभाषा का दर्जा मिलता है, मैथिली। कितनी हो गई? 14। उत्तर प्रदेश के अंदर आए हम लोग, हिंदी 15। हिंदी 15 उत्तर प्रदेश की नहीं है। हिंदी दरअसल राजभाषा जो है 9 राज्यों में मानी गई है। 9 राज्य से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा हिंदी 15। फिर हम लोग आगे बढ़े अपना उत्तराखंड में आए तो संस्कृत। संस्कृत ध्यान रखना है, संस्कृत हमारी दूसरी राजभाषा है संस्कृत, तो 16। फिर हमें ध्यान रखना है यहाँ से नेपाल, नेपाली 17। नेपाली हालांकि नेपाल से नहीं है, हमारे गोरखालैंड एक पश्चिम बंगाल में जगह है जहाँ पर जो है नेपाली बहुतायत में बोली जाती है, 17। फिर हम लोग इधर आ चुके हैं पंजाब में, पंजाबी 18। पंजाब में इधर सिंध वाला क्षेत्र जो बॉर्डर पे लगा हुआ पाकिस्तान से, सिंधी 19। फिर हम ऊपर चले गए कश्मीर में, कश्मीरी कितनी हो गई है? 20। फिर हमने कश्मीर के अंदर एक डोगरा रेजिमेंट होती है तो डोगरी कितनी हो चुकी है? 21। फिर एक यहीं पर हमने देख ली उर्दू, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। आपके उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। आपके बिहार की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमारी कितनी हो चुकी है? 22। उर्दू लगाकर 22। टोटल कितनी है राजभाषाएं? 22 राजभाषाएं। अभी हम देखेंगे कब कब इन्हें क्या है
कब कब इन भाषाओं को क्रम से जो है दर्जा मिला है। ठीक, अभी हमने समझा यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारी जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इस कारण 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो इसे मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक ही पॉइंट आपको नोट कर देना है, 10 जनवरी क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो इसका कारण लिखना है क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और इस विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने किया था। जबकि इसके जो मुख्य अतिथि थे वो मॉरिशस के राष्ट्रपति शिव सागर राम गुलाम जी इसके मुख्य अतिथि थे। इस कारण 10 जनवरी 1975 के कारण 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। की पॉइंट क्लियर हुआ। सम्मेलन और भी पूछ ले जाएंगे, जैसे हमसे पूछा जाएगा दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है अगस्त 1976 में हुआ। जस्ट आगे कहाँ पर, मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ। मॉरिशस के पोर्ट लुई के अंदर दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अभी हाल का पूछ लिया जाए बाई चांस करंट में भी हाल में कब हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के अंदर हुआ है। कहाँ पर, फिजी के अंदर। कब हुआ है, अभी पिछले बीते वर्ष 2023 में हुआ है। यानी हमें पहले और दूसरे ध्यान रखना, डायरेक्ट वर्तमान पर ध्यान रखना है, तो आपके विश्व हिंदी सम्मेलन क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं संविधान के अंदर। हम संवैधानिक विकास से संवैधानिक भाषा के अंदर जो प्रावधान है संविधान के अंदर वो हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। हमने देखा भाषा जो है किस भाग का विषय है, या संविधान के अंदर 22 भाग है कुल, किस भाग के अंदर जो है राजभाषाओं को रखा गया है, तो आप कहोगे भाग 17। किसमें रखा गया है, भाग 17। आपसे पूछा जाएगा भाषाओं को, राजभाषाओं को संविधान के अंदर 12 अनुसूची में से किस अनुसूची में रखा गया है, तो आप कहोगे 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है भाषा को, 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। अब आपसे पूछे जाएंगे कुछ इनके प्रमुख प्रावधान, जैसे इनके किन अनुच्छेदों के अंदर भाषा को लेकर उल्लेख है, तो अभी वो हम क्रम से पढ़ेंगे। एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले कुछ अनुच्छेद देखते हैं महत्वपूर्ण। जैसे हमने बात कही कि संसद के अंदर जो हमारा प्रावधान है, संसद के अंदर भाषा को लेकर के संसद में हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में, संसद के अंदर हिंदी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल या प्रयोजनार्थ हेतु प्रयोग करेंगे, किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 120 के अंदर। वहीं हम कहें राज्य विधानमंडल के अंदर भाषा के रूप में आप हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोजनार्थ हेतु प्रयोग करोगे, ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है, 210 के अंदर। 210 के अंदर का महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं भाषा को लेकर। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो संघ की भाषा हिंदी और लिपि उसकी देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपसे कहा जाएगा भाषा को लेकर यानी राजभाषा को लेकर राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष में एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या कहोगे, अनुच्छेद 344 में। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप याद करने, महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद करने। नेक्स्ट हमसे कहा जाएगा कि दो राज्य यानी कि जैसे हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हो गया, ये 2 से अधिक राज्य, 3-4 राज्य आपस में पत्रादि की भाषा यानी अगर उन्होंने आपस में कोई पत्राचार करना है तो पत्रादि की भाषा हिंदी को चुनेंगे। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान, तो आप लोगे 346 में। इसमें प्रावधान है 346 के अंदर ये प्रावधान कहा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जब तक संसद या विधि द्वारा कोई नया नियम न बना दिया जाए तब तक वहां पर जो है भाषा जो रहेगी वो अंग्रेजी रहेगी। वहां पर क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, लेकिन अनुवादक के रूप में आप हिंदी का इस्तेमाल करवाओगे। तो ये किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 348 में दिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाषा के विकास को लेकर के किसने निर्देश दिए गए हैं, यानी कि भाषा का विकास होना चाहिए जिसके अंदर, वो किस अनुच्छेद में हमने प्रावधान है, तो आप कहोगे 351 में। यानी ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो हमारी भाषा से संबंधित है। 120 संसद के अंदर हिंदी का प्रयोग, हिंदी अथवा अंग्रेजी का, विधानमंडल के अंदर हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग, अनुच्छेद 210। हिंदी जो है संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, 343। 344 के अंदर हमने कहा कि राजभाषा को लेकर के राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा 10 वर्षों के अंतराल पर, 344। 346 में हमने पढ़ा 2 राज्य आपस में पत्रादि की भाषा चुनेंगे, 346 हिंदी को चुनेंगे, 340। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जब तक कोई अलग से विधि न बनाई जाए तब तक वहां कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी की, 348। और यहाँ पर हमने ध्यान रखा है 351 के अंदर क्या है, भाषा को लेकर विकास के निर्देश। यहाँ तक हमने इसके सारे अनुच्छेदों को देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ चीजें छोड़ नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर देखते हैं कुछ प्रमुख भाषा को लेकर के गठित आयोग या उनके संदर्भ में चीजों को। जैसे हमसे सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि भाषा को लेकर के यानी हिंदी राजभाषा को लेकर के प्रथम बार राष्ट्रपति का
संविधान आदेश हिंदी में, ये कब आया था? तो आपको ध्यान रखना है 1952। कब आया था? 1952 के अंदर ये चीज आई। फिर हमसे पूछ लिया जाता है कि राजभाषा को लेकर के सर्वप्रथम आयोग का जो गठन हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हमें ध्यान रखना है ये जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, ये हुआ था 7 जून 1955 में, 7 जून 1955 में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में। इस कारण इसे राजभाषा आयोग भी कहा जाता है या फिर इसे बाल गंगाधर तिलक आयोग भी कहा जाता है। हमें ये ध्यान रखना है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो अगले वर्ष 1956 में इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई। 1956 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजभाषा को लेकर समिति। राजभाषा को लेकर के समिति कब बनाई गई थी? तो पहली बार जो है संसदीय समिति जो राजभाषा को लेकर के बनी थी, तो हमें ध्यान रखनी है 16 नवंबर 1957 में प्रथम राजभाषा समिति बनी थी। इसमें की पॉइंट ये है, इस समिति की जो अध्यक्षता कर रहे थे, इस संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष थे, हमारे उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद बल्लभ पंत जी थे। तो इस कारण जो इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत जी थे, तो इस कारण इस समिति को गोविंद बल्लभ पंत समिति भी नाम से जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत समिति किसे कहा जाता है? इसे आपको गोविंद बल्लभ पंत समिति भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष बाद, यानी कि 1959 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। 8 फरवरी 1959 को इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं संविधान को लेकर के, मतलब संविधान के अंदर जो है राजभाषा को लेकर के संविधान में जो है कब सबसे पहले जो है संविधान अधिनियम बनाया गया, यानी ये कानून बनाया गया कि हम राजभाषा में विकास करेंगे। उसमें विकास इस प्रकार से होगा, प्राथमिक शिक्षाओं में राजभाषा को यानी हिंदी को आवश्यक कर देंगे। हर सरकारी स्कूल के अंदर जो है भाषा जो है हिंदी जो है अति आवश्यक होगी या जरूरी है, कंपलसरी कर देंगे। तो इस प्रकार के जो प्रावधान लाए गए, किसमें लाए गए? तो सबसे पहले 1963 में आया आपका राजभाषा को लेकर के एक अधिनियम आया। और आपसे पूछा जाएगा राजभाषा अधिनियम कब आया था? सर्वप्रथम 1963 में आया था। लेकिन आपसे पूछ ले जाएगा कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो इसी के 4 वर्ष बाद 1967 में क्या हुआ? राजभाषा को लेकर के प्रथम बार राजभाषा संशोधन हुआ। यहाँ तक हमने जाना भाषा व लिपि, भाषा का विकास, लिपि का विकास, भाषा का संवैधानिक विकास, ये सारे की पॉइंट हमने इसके अंदर देखे। अब कुछ की पॉइंट जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और वो कई बार कंफ्यूजिंग करते हैं आपको, वो है कुछ, देखो कैसे याद करने हैं आपको। बहुत बेसिकली आपको ध्यान रखना है। एक तरफ लिखना है भाषा, आपको चार्ट ड्रॉ कर लेना है, एक तरफ लिखनी है लिपि। इसमें कई बार आयोग ने क्वेश्चन बनाया और इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये देख लेना है भाषा और लिपि। आपसे पूछा जाएगा इस भाषा की लिपि क्या है, या इस प्रकार से आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी एक लिपि देवनागरी है या किसकी एक नहीं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। शुरुआत हम आपकी हिंदी से करेंगे। तो हिंदी की लिपि क्या है आपको अच्छे से पता है, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा मराठी, तो मराठी की लिपि क्या है आपका? देवनागरी। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा गुजराती, गुजराती की लिपि क्या है आपका? देवनागरी। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा संस्कृत, संस्कृत की लिपि क्या है आपका? देवनागरी। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कोंकणी, गोवा की राजभाषा है कोंकणी, कोंकणी की लिपि क्या है आपका? देवनागरी। कोंकणी की भी क्या है? देवनागरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरबी। अरबी की लिपि क्या है? अरबी की है फारसी। ध्यान रखना, अरबी की क्या है? फारसी। फारसी एक भाषा है फारसी, फारसी की लिपि क्या है? फारसी। भाषा है उर्दू, उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश से हम कहते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की है रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका फ्रेंच, फ्रेंच की लिपि क्या है? रोमन। फ्रेंच की लिपि भी क्या है? रोमन। हम बात करते हैं जर्मन, जर्मनी या जर्मन, जर्मनी देश है, जर्मन भाषा है उनकी, इसकी लिपि क्या है? रोमन। पॉलिश की भी रोमन। रूसी की भी रूसी, रूसी की क्या है? रूसी है उसकी लिपि। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लिपियां हमें ज्यादातर जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, हिंदी पूछी जाती है देवनागरी, मराठी पूछी जाती है देवनागरी, गुजराती देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, कोंकणी देवनागरी। एक और ऐड कर लो इसमें नेपाली। ध्यान रखना, नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी। नेपाली की लिपि भी क्या है? देवनागरी। इस प्रकार से इसके अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस भाषा की कौन सी लिपि है। ये क्रॉस करके आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ और एडवांस चीजें पढ़ते हैं, जैसे इनका हम पढ़ते हैं आपका पठ्यकरण या विभाजन। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे हम चीजों को और ट्रिक में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं अपभ्रंश। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, अपभ्रंश को याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बर्डन लगता है। अपभ्रंश को हम ट्रिक में याद करेंगे। अपभ्रंश को कैसे याद करेंगे? ट्रिकों में याद करेंगे। जैसे हमने कहा, हमने समझा भी पीछे अपभ्रंश क्या है। हमने देखा कि भाषा का धीरे 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 टूट करके जो बनना है उसे हम लोग अपक्षेपण को अपभ्रंश कहते हैं। लेकिन अपभ्रंश को याद कैसे करें और हमारे अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी के अंदर जो है 6 अपभ्रंश हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी के अंदर 6 अपभ्रंश हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से शॉर्टसैनी अपभ्रंश, शॉर्टसैनी अपभ्रंश की हमें ट्रिक ध्यान रखनी है बराबर। पश्चिमी हिंदी पैसे आपको नोट कर लेना है, रा से राजस्थानी, 2 से गुजराती, 3 की 3 जो है किस अपभ्रंश से निकल के आएंगे? शॉर्टसैनी अपभ्रंश से हमारा निकल के। नेक्स्ट अपभ्रंश है हमारे पास मागधी, और मागधी में हमें ध्यान रखना है क्या? अबा बेउ, अबा बेउ।
ऐसे ध्यान रखना है असमिया, आपको नोट कर लेना असमिया। बा से ध्यान रखना है आपको बांग्ला, बी से ध्यान रखना है बिहारी, ओ से ध्यान रखना है उड़िया। ये भाषाएं आपकी किससे निकल के आई हैं? मागधी अपभ्रंश से निकल के आई। अर्धमागधी की बात करें तो अर्धमागधी जो है आपका पूर्वी हिंदी आपकी क्या निकल के आई है? पूर्वी हिंदी जो है इससे निकल के आई है। ब्राचड़ में बात करें तो ब्राचड़ के अंदर जो निकल के आई है आपकी तो पंजाबी, पंजाबी, सिंधी और लहंदा वगैरह जो है ये पंजाबी सिंधी वाली जो है ब्राचड़ से निकल के आई। खस के अंदर बात करें तो खस के अंदर से आपका पहाड़ी निकल के आई है खस के अंदर से। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर बात करें तो मराठी जो है महाराष्ट्री जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकल के आई है। इसके अलावा हम एक चीज और आपको बताएं, इसके अंदर भाषा के वर्गीकरण में एक चीज हमारे पास है और वो है आपका भाषाओं का विभाजन। भाषाओं के विभाजन में अगर हम लोग बात करें तो भाषा परिवार हमारे पास जो भाषा परिवार में बात किया जाता है। भाषा परिवार में हम लोगों को सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है, पूरे विश्व के अंदर जो है पूरे विश्व में जो कुल भाषा परिवार है तो उन कुल भाषा परिवारों में हमारे पास जो है 12 भाषा परिवार है। पूरे विश्व में जो भाषा परिवार है 12 भाषा परिवार है। जबकि हम भाषाओं की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर जो भाषाएं हैं लगभग आपकी 3000 भाषाएं 3000 भाषाएं। लेकिन हमें 12 के 12 भाषा परिवार नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने अपने जो भारत के अंदर जो भाषा परिवार है। तो भारत में सामान्य जो परिवार है 4 भाषा परिवार है। आप लोग देख लेते हैं उन्हें कौन कौन से हैं वो भाषा परिवार। नंबर 1 भारूपीय, नंबर 1 भारूपीय यानी भारूपीय वो भाषा परिवार है जो हमारे उत्तर भारत की तरफ मैप में आप देख लेना, उत्तर भारत में जो बोले जाने वाला भाषा परिवार है ये भारूपीय और ये सबसे बड़ा परिवार है हमारे भारत के अंदर, सबसे बड़ा परिवार ये है। इसमें लगभग 73% लोग जो है भारूपीय परिवार के अंदर आते हैं। जो भाषाएं जो गुजराती, राजस्थानी, हिंदी ये सब भारूपीय परिवार की भाषा है। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार हमें ध्यान रखना है, द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की तरफ की जो भाषाएं हैं वो सब द्रविड़ भाषा परिवार में आती है और ये आपकी लगभग कितने प्रतिशत लोग इसे बोलते हैं? 25% लोग इसे बोलते हैं। फिर नंबर 3 हम लोग बात करते हैं, नंबर 3 आस्ट्रिक। क्या है? आस्ट्रिक। तो आस्ट्रिक में हमें ध्यान रखना है, आस्ट्रिक जो हमारी कितने परसेंट लोग बोलते हैं इसे? 1.3% लोग कितना बोलते हैं? 1.3% लोग जो है आस्ट्रिक भाषा को बोलते हैं, आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंदर आगे है। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है चीनी तिब्बती। कौन सा? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती की अगर हम बात करें तो चीनी तिब्बती के अंदर हमारे पास जो है 0.7% लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर चीनी तिब्बती बोलते हैं। यानी हमें ध्यान रखना है कुल विश्व में तो वैसे 12 भाषा परिवार है लेकिन भारत के अंदर जो है 4 भाषा परिवार है, भारूपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये इस प्रकार से आपके भाषा परिवार। जो हिंदी भाषा है संवैधानिक रूप से उसे जो है 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, 5 उपभाषा में बांटा गया है और जबकि उसे 17 बोलियों में बांटा गया। कितनी बोलियों में बांटा गया? 17 बोलियों में बांटा गया। हम इन 5 उपभाषाओं को और 17 बोलियों को आपको देखेंगे एक साथ ही देखा देंगे, याद हो जाएंगे। कुछ और सब जो है 18 बोलियां भी देखते हैं लेकिन ज्यादातर जो है 17 बोलियां, तो हम 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां ट्रिक में करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। आपको नोट करना है छोटा छोटा करके और आपको एक बार में याद हो। नंबर 1 फर्स्ट हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी यानी पहला अपभ्रंश का नाम क्या है? सॉरी पहली उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक क्या है आपको ध्यान रखना है, कोख बाहा बू ब्रत, बूम ब्रत, कोख बाहा बूम ब्रत। आपको ट्रिक में याद रखना है कौ से होता है कौरवी, कौ से क्या होता है? कौरवी, और कौरवी का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। एक साथ है, आपको ध्यान रखना है। बा से होता है बांगरू, आपको लिख लेना है, मैं इसमें समय नहीं लगाऊंगा। बा से बांगरू, है से हरियाणवी, यानी ये दोनों भी एक ही है, बांगरू और हरियाणवी, बांगरू हरियाणवी। नंबर 3 बुंदेली, यहाँ पे ध्यान रखना बुंदेली। नंबर 4 ब्रज भाषा और नंबर 5 कन्नौजी। यानी हमें पता है आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, कन्नौजी किस उपभाषा का है? पश्चिमी हिंदी से। हरियाणवी किससे है? पश्चिमी हिंदी से। बुंदेली किससे है? पश्चिमी हिंदी से। ट्रिक क्या है? कोख बाहा बूम ब्रत। को से कौरवी और खड़ी बोली एक ही भाषा है, बांगरू और हरियाणवी एक ही भाषा है, बुंदेली अलग है, ब्रज भाषा अलग है, कन्नौजी अलग है। यानी 5 भाषाएं या 5 बोलियां सॉरी हमारी पश्चिमी हिंदी से निकली है, ये एक भाषा है। नंबर 2 हम बात करते हैं, नंबर 2 इसके अंदर हम बात करते हैं और इसके अंदर क्या है? पश्चिमी हिंदी और दूसरी हमारे पास पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर अवगढ़ी, अवगढ़ी, अवगढ़ी में हमें ध्यान रखना है ऐसे अवधि, अवध वाली जो बोली है वो ऐसे अवधि, वैसे बंगाली और गढ़ी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। आपको ध्यान रखना है अवधि, अवधि बघेली सॉरी बंगाली नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे क्या है? बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी आपसे पूछा जाएगा बघेली किससे निकली है? पूर्वी हिंदी से। अवधि किससे निकली है? पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी किससे निकली है? पूर्वी। यानी 3 बोलियां हमने और यहाँ पर देखी और तीनों की तीनों कहाँ है? आपकी पूर्वी हिंदी के अंदर से निकल के आ रही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 3 राजस्थानी। राजस्थानी, राजस्थानी के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थानी को अपने आप में 4 भागों में देखने को मिलता है हमें। राजस्थानी नंबर 1 उत्तर की तरफ जो राजस्थानी है उसे बोलते हैं मेवाती, दक्षिण की तरफ जो राजस्थानी है उसे बोलते हैं मालवी,
पूरब की तरफ जो राजस्थानी इसे बोलते हैं जयपुरी और ढूंढाड़ी, और पश्चिम की तरफ जो राजस्थानी इसे बोलते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी। वैसे तो राजस्थानी के अपने आप में जो है 30 बोलियां हैं, लेकिन प्रमुख पे कितनी है? 4 ही बोलियां। प्रमुख कितनी है? 4 बोलियां हैं। नंबर 4 अपभ्रंश हम लोग देखते हैं इसके अंदर। नंबर 4 जो अपभ्रंश है इसका नाम है बिहारी। इसका नाम क्या है? बिहारी। बिहारी। बिहारी के अंदर ट्रिक है एक बहुत ही प्यारी सी, बेहतरीन, आपको ध्यान रखना है। भो मैम। भो मैम। भो मैम में हमें ध्यान रखना है। भो से है भोजपुरी, मैं से है मैथिली, और मैं से है मगही। मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही। हमें इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि भोजपुरी किस उपभाषा की है? बिहारी की। मैथिली किसकी है? बिहारी की। मगही किसकी है? बिहारी की। ठीक है। मैथिली में इंपॉर्टेंट लगाना, मैथिली एकमात्र ऐसी भाषा है, ऐसी बोली है हिंदी की, जिसे भारत की संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक। नंबर 5। नंबर 5 और लास्ट हमारे पास जो उपभाषा है उसका नाम है पहाड़ी। पहाड़ी भाषा। और पहाड़ी के अंदर हमारे पास क्या क्या निकलती है? एक निकलती है गढ़वाली और दूसरा निकलती है कुमाऊनी। कुमाऊनी। दो ही प्रमुख जाते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी। अब हम लोग इसे देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था कौरवी, एक यहाँ पर बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी 5। फिर हमने अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3, 8। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा राजस्थानी की 8 और 4 12। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा भोजपुरी, मैथिली, मगही 12 और 3 15। और फिर हमने देखा गढ़वाली और कुमाऊनी 17। यानी हमारे पास कुल 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी हमारे पास? 17 बोलियां हैं। यहाँ तक हमने इसको भाषा का वर्गीकरण को देखा, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां उसके अंदर देखी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, और लास्ट बिल्कुल जो टॉपिक हमारे पास बचा है, भाषाओं को संविधान के अंदर कैसे कैसे शामिल किया गया है। यानी हमने अभी पढ़ा हमारे पास 22 राजभाषाएं हैं। कितनी राजभाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं। लेकिन क्या मूल संविधान में 22 राजभाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? 14 राजभाषाएं थी। कब कब शामिल हुई, कैसे कैसे शामिल हुई, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें संविधान के अंदर, मूल संविधान में भाग वही था, भाग 17 ही था। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 ही थी, 8वीं अनुसूची थी। लेकिन इसके अंदर उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जिनको क्या मिल रखा था? राजभाषा। हमसे क्रम से पूछ लिया जाए, जैसे ही पूछ लिया जाए 15वीं भाषा हमसे पूछा जाए, 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया, तो आप कहोगे सिंधी को शामिल किया गया। लेकिन इसे कब शामिल किया गया, तो आपको बताना है 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 अन्य राजभाषाओं को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। और इन तीनों को आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। नमक आप लोगों को लिख लेना है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जो है राजभाषा के रूप में कब शामिल किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1992 में, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हमारे पास संख्या कितनी हो गई थी? 15 से बढ़कर 18 हो गई थी। भाषाओं की मांग बार बार बनती जा रही थी कि हमें भी राजभाषा का दर्जा चाहिए। तो फाइनली जो सरकार द्वारा जो 4 अन्य भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? इसकी ट्रिक आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी। बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोगरी, मैं से मैथिली और स से संथाली। संथाली। मैं से मैथिली इंपोर्टेंट ध्यान रखना, हिंदी की एकमात्र ऐसी बोली है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया है राजभाषा का दर्जा? तो आपको ध्यान रखना है 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी जो है संविधान में आपका जो है राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। फिर हमारे पास मूल संविधान में 14 थी, फिर 1 बढ़ी, 15 हुई, फिर 3 बढ़ी, 18 हुई और फिर 4 बढ़ी, 22 हुई। यानी आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान संविधान के अंदर कुल कितनी राजभाषाएं हैं, तो हमारे पास 22 राजभाषाएं हैं। हमारे संविधान में कितनी उपभाषाएं, हमारे हिंदी की कितनी उपभाषाएं, तो 5 उपभाषाएं। बोलियां कितनी है, तो 17 बोलियां हैं उसकी। ये कुछ था हिंदी के बारे में, भाषा और लिपि। हिंदी का जो है संवैधानिक विकास, भाषा का विकास, लिपि का विकास, आयोग और उसके कब कब उनका गठन हुआ है, और साथ में हमने उनका विभाजन पढ़ा, फिर पढ़ा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ में हम अपने इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलेंगे आगे आने वाली सीरीज के लिए। हमने ये स्टार्ट किया है स्पेशली उत्तराखंड एसआई, ग्रुप सी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो ग्रुप सी के दायरे में आते हैं, जिनमें जनरल सिलेबस होता है, उसमें हिंदी को लेकर हम क्या करेंगे, ऑल इन वन करके वीडियो बनाएंगे। जैसे एक वीडियो इस पर बनाई हमने भाषा और विकास को लेकर के, ऐसे एक वर्णमाला पर कंप्लीट होगी, संज्ञा पर होगी, सर्वनाम पर होगी, क्रिया पर होगी, अलंकार पर होगी, और कंप्लीट हिंदी हम आपको 20 से 22 वीडियो में दे देंगे। अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।